दिस इज़ ऋचा अग्रवाल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया वीडियो यूनिट 7 का जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर 5 इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? लिंकेज जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, लिंकेज यानी किसी भी चीज़ को आपस में लिंक करना, जोड़ने वाला। रिकॉम्बिनेशन मीन्स उनके साथ मिलकर जो कंबाइन कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को सबसे पहले जो बताया था वो बताया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नाम की एक फ्लाई पर। ठीक है, उन्होंने ड्रोसोफिला पर स्टडी किए डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को और बताया कि कैसे जीन्स सेक्स लिंक्ड हो जाते हैं। उन्होंने जैसे मेंडल ने अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस किए थे, उन्होंने भी इसी तरह से ड्रोसोफिला पर सिमिलर क्रॉस किए थे और बताया था कि कैसे जीन्स सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो उन्होंने स्टडी की थी जीन्स की कि वो किस तरह से सेक्स के साथ लिंक्ड हो जाते हैं। इसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था, उन्होंने एक येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ मेट कराया, इंटरकोर्स्ड कराया और F1 प्रोजेनी ऑब्टेंड की। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो F1 प्रोजेनी थी वो किस तरह की थी, जो मेंडल के कैरेक्टर्स थे उनसे थोड़ी अलग थी। तो जो दो जीन्स थे वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, और जो F2 का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है, डेविएटेड आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 2 जीन्स थे वो इंडिपेंडेंट एक्सपेक्ट नहीं थे। तो जो जीन्स प्रेजेंट थे एक्स क्रोमोसोम पर और दो जीन्स डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो थे वो सिचुएटेड थे सेम क्रोमोसोम पर, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंटल जीन। जब पेरेंटल जीन कॉम्बिनेट करता है नॉन पेरेंटल जीन के साथ तो जो लिंकेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी जब पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन करता है नॉन पेरेंटल जीन के साथ तो उसका लिंकेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस इज़ ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज ऑफ 2 जीन्स ऑन क्रोमोसोम लिंकेज। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। यानी कि जब नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ही फाउंड्स जीन आर ग्रुप्ड इन सेम क्रोमोसोम। उन्होंने पाया कि जो जीन्स थे वो सेम क्रोमोसोम्स पर ग्रुप में थे। सम जीन्स कुछ जीन्स टाइटली लिंक्ड थे और उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम था। जब व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें हायर रिकॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल, जीन्स फॉर वाइट एंड येलो टाइटली लिंक्ड, यानी कि जो जीन्स थे वाइट और येलो के वो टाइटली लिंक थे, यानी कि उसमें जो लिंकेज प्रोसेस थी वो कितनी थी 1.3%। जो उसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस थी वो कितनी थी 1.3% की। जबकि वाइट और मिनिएचर विंग्स वाले जो जीन्स थे उनमें रिकॉम्बिनेशन कितना था 37.2% था। यानी कि जो पेरेंटल टाइप थे वो कितने थे 98.7 थे, रिकॉम्बिनेशन टाइप्स कितना था 1.3 था। ठीक है, और जो लिंकेज थी किसमें वाइट और मिनिएचर विंग में वो थी 62.8% और जो रिकॉम्बिनेशन था वो 37.2% था। उसके बाद उनके जो स्टूडेंट थे यानी मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूडेंट जो थे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए सेम क्रोमोसोम्स पर जो जीन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस मेज़र करते हुए उन्होंने मैप्ड बनाए, यानी कि जो मैप पिक्चर्स बनाए जिससे उन्होंने क्रोमोसोम्स की पोजीशन को डिस्क्राइब किया। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है इसमें, जिसमें लिंकेज बताया, इसमें 2 क्रॉस करवाए हुए हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, जिसके रिज़ल्ट ये बताते हैं कि जब दोनों हाइब्रिड क्रॉसेस मॉर्गन के द्वारा कंडक्ट किए गए तो उनके जो रिजल्ट्स थे उसमें क्रॉस ए जो था वो वाई और डब्ल्यू के बीच में था, यानी कि
क्रॉस ए जो शो हो रहा है वो वाई और डब्ल्यू जीन के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, जबकि क्रॉस बी जो शो करता है वो डब्ल्यू और एम जीन्स के बीच में क्रॉसिंग शो करता है। तो जो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप के एलील्स हैं उनको उन्होंने सुपरस्क्रिप्ट प्लस में शो किया है। तो जो स्ट्रेंथ थी लिंकेज की वाई और डब्ल्यू के बीच में वो डब्ल्यू और एम से बहुत ज़्यादा हाई थी, तो उन्होंने इस तरह से लिंकेज को शो किया था। मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे जब उन्होंने मैपिंग स्टार्ट की थी, तो आज के टाइम पे अब इन दिनों में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में भी इस मैपिंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, यानी किसी भी क्रोमोसोम पर जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज कहलाता है। जबकि रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नॉन पेरेंटल जीन के जो कॉम्बिनेशंस का जो जनरेशन होता है इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ये कब होता है, मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, जब वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर कंट्रोल होता है एक जीन मोर देन वन जीन, एक जीन से ज़्यादा जीन्स के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कोलिएंटर इज नोन एज फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का फादर कौन है, कोलिएंटर। इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो होती है वो डिपेंड्स करती है डोमिनेंट एलील्स के ऊपर। डोमिनेंट एलील्स जो होते हैं उनमें ट्रेट का जो एक्सप्रेसिंग पार्ट होता है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट को शो करते हैं। जिस एग्जांपल के तौर पर ह्यूमंस में जो हाइट है वो टॉल और शॉर्ट होती है, यानी कि दो अल्टरनेटिव्स में है। लेकिन अगर हम होल रेंज को देखें तो जो पॉसिबल हाइट होगी वो क्या होगी, तो जो ट्रेट्स इन ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ये ट्रेट्स होते हैं जब ये 3 या उससे ज़्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं तो इन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। जीन इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज नोन एज पॉलीजीन्स। जो जीन्स इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम पॉलीजीन्स कहते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है वो मेंडेलियन रेशो को फॉलो नहीं करती है। जैसे एग्जांपल स्किन कलर ऑफ मैन, व्हीट कर्नेल कलर। स्किन कलर के लिए हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि there are 3 genes A, B and C that control the color in humans with the dominant forms of capital A, capital B and capital C, and they are responsible for the dark skin color, and the recessive form is small a, small b and small c, and that are responsible for the light skin color. So the genotype with all the dominant alleles will be AA, BB and CC will have the darkest skin color, and that with all the recessive alleles small a, small b and small c that have lightest skin color. तो expected genotype with 3 dominant alleles and the 3 recessive alleles will have intermediate skin color. तो जो जीनोटाइप निकलेगा इन तीनों डोमिनेंट एलील्स का और तीनों रिसेसिव एलील्स का वो इंटरमीडिएट निकलेगा, यानी कि जो स्किन कलर होगा वो ना ज़्यादा डार्क होगा और ना ज़्यादा लाइट होगा, वो कैसा होगा, फेयर। इन दिस मैनर इसमें हम बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ईच टाइप्स के जो जीनोटाइप में जो नंबर ऑफ एलील्स हैं, यानी कि ईच टाइप के जो एलील्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल में स्किन की लाइटनेस और डार्कनेस को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज रेशो। जब हम 2 पॉलीजीन कंसिडर करते हैं तो जो रेशो आता है वो होता है 1:4:6:4:1, और जब 3 पॉलीजीन कंसिडर करते हैं तो जो रेशो होता है वो होता है 1:6:15:20:15:6:1, यानी कि कॉर्नर वाले जो रेशो हैं वो सेम होते हैं, बस बीच में 20 रेशो बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है पैलियोट्रॉपी। पैलियोट्रॉपी मीन्स इसको हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट्स, यानी कि जब कोई एक जीन मल्टीपल
या अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड पैलियोट्रोपिज्म। यानी कि जब कोई सिंगल फिनोटाइप या कोई भी एक ट्रेट एक जीन के इफेक्ट को शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड पैलियोट्रोपिक। पैलियोट्रोपिक डिस्क्राइब द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। पैलियोट्रोपी जो होती है वो डिस्क्राइब करती है जेनेटिक इफेक्ट को किसी भी एक सिंगल जीन पर मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स को। म्यूटेशन इन ए पैलियोट्रोपिक जीन, म्यूटेशन इन ए पैलियोट्रोपिक जीन में हैव एन इफेक्ट ऑन सम और ऑल ट्रेट्स। म्यूटेशन जो होता है पैलियोट्रोपिक जीन में उसका कुछ या सभी ट्रेट्स पर इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे केसेस में पैलियोट्रोपी की जो मैकेनिज्म होती है वो होती है जो डिफरेंट फिनोटाइप्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को जीन के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो शो करते हैं पैलियोट्रोपी को सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करके, और बट जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो गवर्न्स करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जो बेसिक डेवलपमेंटल जो कि एक बेसिक मैनी डेवलपमेंटल इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पेयरमेंट के फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन और ए रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशंस। ये दीज आर द मैनिफेस्ट ऑफ पैलियोट्रोपी। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को हैंकिंग ने ट्रेस्ड किया था 1891 में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ सम इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। 50% जो स्पर्म होते हैं वो रिसीव करते हैं इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, जबकि 50% स्पर्म इस स्ट्रक्चर को रिसीव नहीं करते हैं। ही गेव ए नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी। उन्होंने इसको एक्स बॉडी नाम दिया, इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया, और बाद में इस स्ट्रक्चर का नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ गया। बाद में इस एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स के डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। और जो रेस्ट क्रोमोसोम्स थे उनको ऑटोसोम्स का नाम दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रास हॉपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्सोटाइप का, जिसमें मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी सब ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा पेयर होता है। जैसे XX एंड एक्सोटाइप, इट इज़ ए सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास हॉपर में 12 पेयर्स या 24 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल्स में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जितने भी एग्स होते हैं उनमें जो एक एग होता है वो एक्स क्रोमोसोम को बियर करता है, बाकी सब ऑटोसोम्स होते हैं। इसी तरह से जो स्पर्म्स होते हैं वो 50% स्पर्म्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम को बियर करते हैं और 50% नहीं करते हैं। जब एग फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? एक्स क्रोमोसोम के साथ, फीमेल, तो वो फीमेल बन जाएगा। यानी कि एग फर्टिलाइज विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकेम फीमेल, यानी 22 + x × x। ठीक है, अगर फर्टिलाइज्ड स्पर्म विदाउट एक्स का होता है और तो उसमें क्या होगा? वो मेल बन जाएगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में XX एंड XY होता है, इसी तरह से ग्रास हॉपर में XX एंड XO होता है। यानी कि जो XX है इट इज़ ए फीमेल एंड जो XO है वो क्या है? मेल।
जहाँ पर एक्स जो होता है वो फीमेल को, अगर वो एक्स के साथ कंबाइन करता है तो जो प्रोजेनी होगी वो फीमेल होगी, अगर वो ओ के साथ कंबाइन करता है तो जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी। नेक्स्ट है एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। ये किसके लिए है? मैमल्स और इंसेक्ट्स के लिए हैं। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। इसमें मेल और फीमेल दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में और फीमेल हैज़ ऑटोसोम्स एंड ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि फीमेल्स में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में ऑटोसोम्स के साथ एक लार्ज एक्स क्रोमोसोम और एक वेरी स्मॉल वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इस तरह इन दिस टाइप मेल इज, और इस तरह के जो मेल होते हैं उन्हें हेट्रोगैमी कहते हैं और फीमेल को होमोगैमिटी कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है ZZ एंड ZW। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि Z एंड W, जबकि मेल बर्ड्स में 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि Z एंड Z। तो जब इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमी होती है और मेल जो होता है वो होमोगैमिटी होता है। एक होता है इसमें, वो मैंने आपको बताया था इंसेक्ट्स वाला, वो आ जाएगा आपका हनी बी के लिए, ठीक है, जिसमें फीमेल हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में फीमेल्स जो होती हैं दे आर डिप्लॉयड एंड मेल्स आर हैप्लॉयड। तो फीमेल्स में 32 होते हैं और उनमें म्यूसिस होती है, जबकि मेल्स में माइटोसिस होती है और 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी कि जब मेल्स में 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, जिसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और जो मेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को माइटोसिस के द्वारा, और दे डू नॉट हैव फादर एंड डज नॉट थस कैन नॉट हैव सन्स। तो इसीलिए वो फादर नहीं होते और इसलिए उनको मेल्स बेबीज़ नहीं होते, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव अ ग्रैंड सन्स, लेकिन उनमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन्स होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस जब ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होता है फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डेवलप हो जाता है मेल फॉर्म में, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस आपने फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ी है। जब अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है या अनफर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसी तरह से जब हनी बी में अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो मेल्स में डेवलप हो जाता है तो उनमें उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेल्स जो होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल की अपेक्षा। फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, जबकि मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड that the sex determination in humans, grasshopper, honeybee and birds. Thank you so much. In next video or a class I will describe the next part of the chapter, mutation.